आप देख रहे हैं मेरा चैनल सतरंगी कहानियाँ। आज सुनेंगे क्राइम की दुनिया से हॉरर स्टोरी, एक ऐसी घटना जो आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ के रख देगी। जानेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई थी। कैसे खुद मकतूल खोलता है अपने कत्ल का राज और बताता है अपने कातिलों का पता। जानेंगे आज की सनसनीखेज कहानी में। मेरा नाम अविनाश है। उपनाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि उससे जाति झलकती है और मैं इस कहानी के किरदार के रूप में बस एक इंसान ही रहना चाहता हूँ। पुलिस सेवा में सफलतापूर्वक 35 साल गुजार कर रिटायर हो चुका हूँ और अब चंडीगढ़ में रहता हूँ। मैं हमेशा से भूत प्रेत आत्मा जैसे किसी भी विचार को बड़ी कठोरता से नकारता आया हूँ। फिर भी मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना जरूर हुई है जिसका सही मतलब मेरी समझ में नहीं आया। उस मामले को कभी मैं सुलझा पाया और न ही किसी को बता पाया। बात आज से करीब 40 साल पहले की है। उन दिनों मैं ताज़ा ही ज्वाइन हुआ था। मेरी ज्वाइनिंग पीलीभीत में हुई थी और पुश्तैनी घर हुसैनपुर में था, तो इसी के बीच दौड़ चलती रहती थी। मुझे आज भी वो दिन उसी तरह याद है जैसे कल की बात हो। उस दिन शाम से ही मौसम खराब था और आसमान बादलों से घिरा हुआ था। बारिश कभी तेज कभी हल्की हो रही थी। बादलों की घन गरज का सिलसिला भी रुक रुक कर जारी था। मैं ड्यूटी के लिए उस शाम पीलीभीत लौट रहा था। ये सन 80 के आसपास की बात है। सड़क पहले से ही खस्ताहाल थी और बारिश ने तो रास्ते की हालत और भी खराब कर दी थी। खटारा से जीप न जाने कैसे उस रास्तों का सामना कर रही थी। मैं परेशान हाल यही सोचे जा रहा था कि वो कहीं रास्ते में दगा न दे जाए। आसपास कोई आबादी भी नहीं थी कि शरण मिल सकती। फिर जब औरिया क्रॉस हो चुका तो एक जगह आखिरकार जीप ने हाथ खड़े कर दिए। आसपास कोई ऐसी चीज़ न थी जिससे उम्मीद की जा सकती। बस पानी से भीगे झूमते पेड़ खड़े थे। कोई आवारा जानवर तक नहीं दिख रहा था कि उसे ही देखकर तसल्ली होती कि चलो कोई तो है। थोड़ी बारिश हल्की हुई तो उतरकर बोनट खोला, लेकिन मैं इतना माहिर तो नहीं था कि किसी बारीक फॉल्ट को पकड़ लेता। मायूस होकर वापस अंदर आ बैठा। अंधेरा तेजी से बढ़ता जा रहा था और साथ ही साथ कोई मदद मिलने की उम्मीद भी कमज़ोर हो रही थी। जंगल से लगा इलाका था तो जानवरों का भी खतरा था। यूं ही बैठे बैठे आधा घंटा गुजर गया। अब बारिश हल्की हो गई थी, लेकिन तेज हवा के साथ साथ बिजली अब भी चमक रही थी। अचानक एक तरफ एक साया चमका। उसी के साथ दिल भी जोर से धड़क उठा। साया इंसानी था, ये देखकर राहत महसूस हुई, लेकिन दिमाग इस सवाल में फिर उलझ गया कि आखिर इस मौसम में ऐसी जगह कोई इंसान क्या कर रहा था। वो धीरे धीरे पास आ रहा था। मैं सतर्क हो गया और हाथ होल्स्टर पर पहुंच गया कि खतरे की सूरत में उंगलियां रिवॉल्वर से दूर ना रहें। फिर वो साया पैसेंजर साइड की तरफ एकदम पास आ खड़ा हुआ। क्या बात है साहब, ऐसे मौसम में आप ऐसी जगह इतनी देर से थमे खड़े हैं, कोई परेशानी है क्या? उस साये ने पूछा। आवाज जनानी थी जिसे सुनकर मुझे राहत भरी हैरानी हुई। हाँ, गाड़ी खराब हो गई है। क्या यहाँ किसी तरह की मदद मिल सकती है क्या? अब इस वक्त तक कोई मिस्त्री नहीं मिलेगा। सुबह आगे जो बस्ती है वहां से आप ला सकते हैं किसी को। आवाज से अंदाजा हो रहा था कि वो कोई लड़की है। तो मतलब है ये तूफानी रात मुझे इसी तरह गुजारनी पड़ेगी, मैंने मायूसी से कहा। लेकिन इस तरह खाली जीप में रात गुजारना ठीक नहीं है साहब, लड़की ने चिंता जताई। कर भी क्या सकते हैं, आसपास तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहां बंदा ठहर सके। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, मैं पास में ही रहती हूँ अपने बाबा के साथ। आप बुरा ना माने तो वहाँ रात गुजार सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। मैं जीप से नीचे उतरा। उसने अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। उसने ऊपर से एक बरसाती ओढ़ रखी थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही पेड़ों के झुरमुट के पीछे किसी तरह की झलक सी दिखी। उसकी तरफ बढ़ते हुए दूर कहीं बिजली चमकी तो देखा कि वो मज़ार थी।
जिसे बाकायदा 4 खंभों पर खड़ी छत और 4 फुट बाउंड्री के जरिए घेरा गया था। उसके साथ ही लगी एक कोठरी भी मौजूद थी। किसी तरह कीचड़ से बचते बचाते हम कोठरी तक पहुंचे तो उसने कोठरी के दरवाजे पर लगी सांकल खोली और अंदर चली गई। महज कुछ सेकंड में ही वापस आई तो उसके हाथ में पानी से भरी बाल्टी और मग था। पैर धो लीजिए साहब, गंदे हो गए होंगे। उसने बाल्टी जमीन पर रखकर मग मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं पैर धोकर अंदर दाखिल हुआ तो वह एक ताक में रखी लालटेन जला रही थी, जिसके चलते ही कोठरी में हल्का हल्का पीला प्रकाश फैल गया। मैंने कोठरी में नजर दौड़ाई। एक लकड़ी की अलमारी थी जिस पर कुछ खाने पकाने वाला सामान रखा हुआ था। जमीन पर उससे सटा एक स्टोव, नीचे एक आदमी के लेटने के लायक तख्त बिछा था। तख्त पर रोल किया हुआ बिछौना और तकिए मौजूद थे। नीचे एक तरफ संदूक था और कोने में खजूर की चटाई रोल करके खड़ी की गई थी। कोठरी की जमीन कच्ची थी और इधर उधर बिखरी मिट्टी देखकर अंदाजा होता था कि जैसे अंदर खुदाई की गई हो। ऐसी किसी जगह की तलाश में मैंने नजर दौड़ाई तो लगा कि तख्त के नीचे की जमीन खोदकर वापस बराबर की गई थी। वहीं पास में ही फावड़ा भी पड़ा हुआ था। यहाँ तुम अपने पिता के साथ रहती हो? मैंने उसकी तरफ घूमते हुए कहा। वो अपनी बरसाती उतार रही थी। मैंने देखा वो भोली भाली मासूम सी खूबसूरत सी लड़की थी। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। जी, वैसे तो यहाँ कोई रहता नहीं है। हम ही मज़ार की साफ़ सफाई के लिए इधर आ जाते हैं। जब आते हैं तो रात को यहीं ठहरना होता है। क्या तुम्हारे वालिद यहाँ के मुजाविर हैं? मुजाविर कह लें, खादिम, जो भी कह लीजिए। सुलेमान शाह हमारे ही शजरे के एक पहुँचे हुए बुजुर्ग थे जिनकी ये मज़ार है, तो इसकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारे ही खानदान की चली आ रही है। तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? ऐसे मौसम में तुम्हें अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? गए तो अच्छे काम से हैं। असल में मेरे अब्बू हकीम भी हैं। तो पास के एक गांव के पंडित जी हैं, उनकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो वो साइकिल से अब्बू को लेने आ गए। फिर अब्बू उनके साथ चले गए और लगता है कि बिगड़े मौसम की वजह से वहीं फंसे रह गए हैं। ऐसी जगह अकेले रहना ठीक नहीं है। क्यों भला? जानवरों का ही तो खतरा रहता है। हम कुंडी लगाकर सो जाते हैं। उसने मासूमियत से जवाब दिया। डर नहीं लगता तुम्हें? पहले लगता था, अब नहीं लगता। अब आदत हो गई है। आप कुछ खाओगे? क्या है ना, आज बस आटा प्याज लेकर आए थे। कहे तो 2 रोटी बना दो, प्याज से खा लीजिएगा। अरे नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तुमने खा लिया? हाँ, दोपहर में खाया था। हम गरीब लोग हैं ना, एक ही टाइम खाकर गुजारा करते हैं। और आप तो आज हमारे मेहमान हैं और आपकी ज़रूरत पहले देखी जाएगी। मेहमान नहीं, मुसाफिर हूँ मैं। वैसे तुम इस टाइम ऐसे मौसम में बाहर क्यों भटक रही थी, वो भी बरसाती पहनकर? शायद बाबा ने आपको लेने भेजा था, वो बोली। वैसे बस घबराहट हो रही थी तो अब्बू को देखने निकल गई कि शायद आ रहे होंगे। वो तो नहीं दिखे, आप दिखे। वैसे साहब, आप पुलिस में ड्राइवर हैं क्या? उसने इतनी मासूमियत से पूछा कि मैं इनकार ना कर सका और बोला, हाँ हाँ, ड्राइवर ही हूँ। साहब के लिए जीप लेकर पीलीभीत जा रहा था। आप कहाँ रहते हैं? मैंने अपने बारे में बताया और फैमिली के बारे में भी बताया। वैसे ये बताओ, तुम्हारे बाबा भी नहीं घर पर, फिर एक आदमी को ऐसे मौसम में पनाह देने के लिए ले आई, तुम्हें डर नहीं लगा? जो मुझे ठीक लगा मैंने किया साहब। आपको जो ठीक लगे वो करें। वह एकदम से उदास हो गई, चेहरा बुझ गया। अरे नहीं नहीं, डरो मत, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। जानती हूँ साहब, कुछ इल्म तजर्बों के बाद हासिल हो जाती हैं। काश हर मर्द आपकी तरह हो। अच्छा ऐसा करो, तुम तख्त पर लेट जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। अरे नहीं, आप अब्बू की जगह ही ठीक है। तख्त पर अब्बू सोते हैं, मैं हमेशा नीचे ही सोती हूँ। वो चटाई बिछाते हुए बोली और तख्त पर भी बिछौना फैला दिया।
मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था इस तरह से सोना, लेकिन मजबूरी थी। बाहर जोरों का तूफान था। उसने मुझे दरवाजे पर कुंडी लगाने को कहा, जो मैंने लगा दी और अपनी जगह पर जाकर लेट गया। इस सनसनीखेज और सच्ची घटना का नेक्स्ट भाग इंशाल्लाह कल लेकर आऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।